जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने जीएस, जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के सभी वे प्रश्न लिए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, टेट हो या पैट हो, वे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या राज्य का वित्त मंत्री? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक जिसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है वो है राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। देखो, धन विधेयक से भी कुछ प्रश्न जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो जरूरी होती है, और लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां राज्यसभा को उस पर 14 दिन के अंतर्गत ही अनुमति देनी होती है। यानी राज्यसभा में धन विधेयक सिर्फ 14 दिन के लिए होता है। अगर उस पर अनुमति नहीं दी जाती तो बस 14 दिन बाद वो स्वतः ही पारित हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? साहित्य से, शास्त्रीय संगीत से, शिक्षा से या पत्रकारिता से? देखो, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जिससे है वो है शास्त्रीय संगीत, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। और एक और प्रश्न एग्जाम में बनता है कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सदस्य थे? तो किराना घराने के सदस्य थे। किस घराने के? किराना घराने के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? 1982, 1984, 1986 या 1989? देखो, ये सभी प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं और जो मैं पूछने वाला हूं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो वो हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। और कब घटित हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को। कब? 2 से 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। किस फैक्ट्री में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1984, यानी ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या 14 अप्रैल? तो विश्व जल दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है वो है 22 मार्च, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। पहली बार जो विश्व जल दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1993 को। कब मनाया गया था? 1993 को मनाया गया था। और 2023 की जो थीम थी विश्व जल दिवस की, वो क्या थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2023 की जो थीम थी वो थी एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी परिवर्तन में तेजी। 2023 की थीम थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, गोल्डन पेंगोडा की भूमि म्यांमार या उगते सूर्य की भूमि जापान? तो देखो, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो झीलों की भूमि जो है वो फिनलैंड को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोल्डन पेंगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उगते सूर्य की भूमि भी जापान को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है थाईलैंड को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी इस जो गलत है युग्म, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण यानी गलत है? गोबर का तत्सम गोमय होता है, खीर का तत्सम शीर होता है, पटरी का तत्सम पर्यंक होता है या सोत का तत्सम सपत्नी होता है? तो इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव जो है वो त्रुटिपूर्ण है? देखो, गोबर का तत्सम गोमय होता है, बिल्कुल सही है। खीर का तत्सम शीर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सोत का तत्सम सपत्नी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पटरी का तत्सम पर्यंक नहीं होता। पर्यंक किसका तत्सम है ये भी आपको पता होना चाहिए। पर्यंक, अगर मैं इस पे अंकी बिंदी लगा दूं यह के ऊपर, तो पर्यंक जिसका तत्सम होता है वो है पलंग का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वो है अपादान कारक, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। देखो, ये हम अलग अलग बुक में पढ़ते आए हैं कि जब अलग होने का या तुलना करने का बोध हो तो वहां अपादान कारक होता है। लेकिन साथ ही जहां प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या या भय,
इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भी आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ सीमा कुत्ते से डरती है, तो भय का भाव जो है यानी भय प्रकट हो रहा है, यानी भय की अभिव्यक्ति हो रही है, तो यहाँ अपादान कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल, उरग, विहग या वृंद? तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है विहग, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर शार्दुल की बात की जाए तो शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है शेर का। उरग की बात की जाए तो उरग जो है वो सांप का पर्यायवाची शब्द है, और वृंद समूह का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिश्रित या संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, उपविराम, योजक या कोष्ठक? तो मिश्रित या संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है अर्धविराम, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। देखो अर्धविराम का आपको साइन भी पता होना बहुत जरूरी है। एक तो डॉट लगा होता है और एक नीचे कोमा लगा होता है, तो ये अर्धविराम का साइन है। मिश्रित वाक्य का एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहां मैं ठहरा कहां? जब मेरे पास रुपए होंगे, उसके बाद ये वाला साइन कि एक डॉट और कोमा, ठीक है। तो एक डॉट और कोमा जो है वो अर्ध विराम का साइन है, यानी विराम का आधा, यानी यहाँ आधा विराम जो है वो देना पड़ता है कोई वाक्यों को पूरा करने के लिए। जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा, तो यहां मैं रुका, तो यहां अर्ध विराम का साइन हुआ है। मिश्रित वाक्य का मैंने उदाहरण दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु शोभजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देकर जाता है, या दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है? तो इनमें से जो वाक्य शुद्ध है वो है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देकर जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। फलों का विक्रेता कह सकते हैं या फल विक्रेता कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। बट तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे से यानी तुमसे ही कह सकते हैं हम। नेताजी की मृत्यु शोभजनक है, तो शोभजनक यहाँ गलत लिखा गया है। और दिन भर वह कड़ी परिश्रम करता है, तो दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो ये वर्ड भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये सभी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और एंड में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है और आप कितने तैयार हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या नीलकंठ? देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गगनचुंबी जो है इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा गगन को चूमने वाला, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास का। बात करें पाठशाला की, तो पाठ के लिए शाला, तो के लिए का यूज किस कारक में होता है? तो वो संप्रदान में होता है, तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। नीलकंठ की बात की जाए तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव शंकर यानी भगवान शिव, तो यानी ये तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और श्वेत पत्र जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी श्वेत है जो पत्र। और नीलकंठ का देख लो ध्यान से, मैंने आपको बताया था नीला है कंठ जिसका, यानी जब दो पद किसी अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, यानी जब दोनों पद प्रधान न हो और वो किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे हों, यानी तीसरा पद प्रधान बना रहे हों, तो वहां नीलकंठ यानी सिंपल सी बात है वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत प्रवाह का संबंध जैसे एम्पियर से है वैसे ही भार का संबंध किससे है? रीजनिंग का प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ है। स्केल से, किलोग्राम से, वस्तु से या माप से? देखो विद्युत प्रवाह का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और भार का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। लेकिन न्यूटन के अलावा भी भार के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम। तो इनमें से किलोग्राम जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। विद्युत प्रवाह का जैसा संबंध एम्पियर से है वैसे ही भार का संबंध किससे है? किलोग्राम से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोड में अमाउंट को BNPTMS लिखते हैं, तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे? देखो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए किस में बदला है। इसका पहला वर्ड बदला है बी में, यानी प्लस हुआ है, यानी ए के बाद बी आया है तो यानी एक प्लस हुआ है। एम बदला है एन में, ठीक है, तो यानी यहाँ भी एक प्लस हुआ है। ओ के बाद आता है पी, यानी यहाँ भी एक प्लस हुआ है। उसके बाद यू बदला है किसमें? टी में। देखो टी यू से पहले आता है टी, यानी एक माइनस हुआ है। शुरू के तीन में तो एक प्लस हुआ है और आखिरी के तीनों में ही एक माइनस हुआ है, आप देख सकते हैं। यू बदला है टी में, एन बदला है एम में, एम एन, ठीक है, पहले एम आता है ना, तो यानी एन से पहले
वाला वर्ड एम है यानी एक माइनस हुआ है, ऐसे ही टी से पहले वाला वर्ड जो है वो एस है, यहाँ भी एक माइनस हुआ है, यानी शुरू के 3 में तो क्या है एक प्लस हुआ है और एंड के 3 में एक माइनस हुआ है, ऐसे शुरू के 3 में एक प्लस कर देंगे। ए बदलेगा किसमें, ए बदलेगा हमारा किसमें, ए बदलेगा बी में, तो बस यहाँ बी वाले तो ये तीनों है, तो यानी तीनों बिल्कुल सही होने चाहिए, ये तो बस कट गया, ऐसे ही काटते चले जाओ। फिर आर बदलेगा किसमें, आर बदलेगा एस में, तो एस वाला ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों है। ओ बदलेगा पी पे, तो पी वाला ये है और ये है, ये तो कट ही गया क्योंकि देखो यहाँ यू आ रहा है, तो ये दोनों बस पी पी वाले ये दोनों बच रहे हैं। और बस इसमें अगला क्या है, यू है, तो यू देखो शुरू के 3 तो हमने +1 कर दिए, लेकिन आखिरी के 3 हमें -1 करने हैं, तो यू बदलेगा किसमें, यू से पहले क्या आता है, टी आता है, तो बस टी ये रहा। तो यानी सिंपल सी बात है, हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अलग से वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग के लिए ताकि आप और अच्छे से अपने को इम्प्रूव कर पाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। बिल्कुल आसान होती है रीजनिंग, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वां है, बी दाईं ओर से 9वां है, यदि स्थान बदल दे तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, तो लड़कों की कुल संख्या क्या है, 23, 28, 27 या 31। देखो लड़कों की एक पंक्ति में ए है और बी है। अगर ए की बात की जाए तो ए जो है वो बाएं ओर से 10वां है, यानी बाएं का मतलब क्या है, बाएं का मतलब उल्टे हाथ से 10वां है, यानी इससे पहले कितने हैं, 9 है आगे। और बी जो है वो दाईं ओर से 9वां है, यानी 9वें नंबर पर है दाईं ओर से, यानी सीधे हाथ की तरफ से दाईं ओर से 9वां है, यानी इससे इधर जो है, इधर जो है वे है टोटल 8 बंदे या फिर लड़के। अगर इनका स्थान बदल दें कि ए की जगह अगर हमने मतलब बी की जगह अगर हमने ए को रख दिया और ए की जगह बी को रख दिया, तो ए का स्थान बदलने पर वह 15वां हो जाता है, कहां से, बाएं से 15वां हो जाता है, यानी ए अगर इधर आ जाता है तो वो 15वां हो जाता है, तो यानी कहां से, बाएं से 15वां हो जाता है, यानी उल्टे हाथ से 15वां हो जाता है, यानी पहले से 15 नंबर पर है ए। और बस उसके पीछे कितने बंदे हैं, क्योंकि हमने स्थान चेंज कर दिया, बी की जगह अब ए आ गया, तो बस उसके पीछे जो है वो 8 बंदे हैं, तो 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 हो गए 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, 23 होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, फिर भी आप दोबारा देख लेना, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीधा सिंपल वे में पूछूंगा कि एम के का संबंध जो है वो 169 अपॉन 121 यानी 169 अपॉन 121 से है, तो जे एच का संबंध किससे है। देखो अगर एम की बात की जाए तो एम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 13वें नंबर पर है, ठीक है, तो 13वें नंबर पर है, और के जो है वो 11वें नंबर पर है, तो 13 का स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर होके 169 आया है, और 11 का स्क्वायर करके यानी 11 की पावर 2 यानी 11 का वर्गमूल वर्ग निकाल कर भी क्या आया है, 121 आया है, यानी ये दोनों जो है ये इनके वर्ग हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही जे कौन से नंबर पर है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जे जो है वो 10वें नंबर पर है, किस पर, 10वें नंबर पर, और एच जो है वो 8वें नंबर पर है, तो बस इसका भी स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, 10 धाम 100 आएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 8 अट्ठी 64, तो बस 100 बटे 64 इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर से समझा रहा हूं कि एम जो है वो 13वें नंबर पर है, और इसके बटे में 11वां नंबर पर है के का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, ए बी सी डी आप गिनोगे तो उंगली पर भी गिनोगे तो 11वें नंबर पर बैठेगा के, और 13वें नंबर पर बैठेगा एम, तो बस उनका स्क्वायर किया गया है कि 13 का स्क्वायर 169 और 11 का स्क्वायर 121। और सेम ऐसा ही जे का आपका नंबर पता करना है आपको कि जे का नंबर क्या है और एच का नंबर क्या है, तो जे का नंबर है 10, 10वें नंबर पर है, और एच है 8वें नंबर पर, तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 10 दाम 100 और 8 अट्ठी 64, तो टोटल हमारा बिल्कुल जो आंसर सही निकला है वो निकला है 100 बटे 64, यानी इसका जो ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की चाल से चल रही है। यदि कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो दोनों कितनी दूरी पर हैं। समझने वाला लॉजिकल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। मान लो एक कार है, वो कौन सी है, उसका नाम है सी, ठीक है, बस है उसका नाम है बी, एक सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, बस कार जो है वो
किसकी स्पीड से चल रही है 50 की, और बस जो है वो किसकी स्पीड से चल रही है 30 की। तो जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होते हैं ना, उसके पीछे पीछे चल रही है, तो जब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो उनके जो चाल होती है, उनकी जो चाल होती है ना वो माइनस होती है, याद रखना है आपको। उनकी चाल होगी माइनस, कि वो 50 है या 30 है, तो 50 में से 30 गए तो इनकी चाल टोटल कितनी हो गई, औसत चाल हो गई हमारी 20। यानी 20 की औसत चाल से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये। सेम ऐसे ही अगर ये अपोजिट होते, एक ही दिशा में चल रहे होते, कि कार इधर चल रही है और बस भी एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं, तो वहां जो चाल हो जाती है वो प्लस हो जाती है, यानी औसत चाल जो होगी उनकी प्लस हो जाएगी। तो सेम हमें क्या करना है, हमें कंडीशन तो दे रखी है कि एक ही गति, एक ही मतलब एक ही दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो बस हमें क्या करना है, जो है चाल माइनस कर दी हमने, 20 हो गया है हमारी चाल। तो बस हमें कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, दूरी का। दूरी निकालनी है हमें, पूछी क्या गई है, दूरी पूछी गई है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमें दे रखी है कितनी, 20 बाई 20 हमने निकाल लिया कि भाई एक ही दिशा में चल रही है। दूरी बराबर चाल और गुणा समय, कितना दे रखा है, समय दे रखा है 15 मिनट। देखो स्पीड हमें किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और समय दे रखा है मिनट में। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो तो बिल्कुल आसान रहेगा। तो मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 15/60। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो हमने 60 से भाग दे दिया, 15 चौका 60 और 4 पंजे 20। तो बस यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन पांचवा हमारा, यानी 5 किलोमीटर हमारा बिल्कुल सही है। यानी 5 किलोमीटर जो है उनके बीच की दूरी होगी। क्लियर समझ में आया कि जब एक ही दिशा की तरफ चल रहे होते हैं तो चाल क्या होगी, चाल होगी माइनस, और अगर एक दूसरे की तरफ चल रहे होंगे तो चाल होगी क्या, प्लस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है, 50%, 56.8%, 70% या 70.28%। देखो एकल छूट निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको जितनी भी परसेंटेज हमें दे रखी है उन्हें 100 से माइनस कर देना है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि जैसे पहला परसेंट है हमारा, पहला परसेंट हमारा 10 है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 90, और परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, 90/100 करके लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 20 आएगा, तो 20 में यानी 90 में से 100 में से इसे भी माइनस करेंगे 20 को, तो यानी 80 आएगा। 80/100 हो जाएगा। और सेम ऐसे ही 40 को भी अगर हम 100 से माइनस करेंगे तो 60 आएगा, तो 60/100 हो जाएगा। और इस पूरे को हमें 100 से गुणा कर देनी है। अब 100 से ये पूरा 100 कट गया, उसके बाद इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो बची क्या है, बस नीचे 10 बचा है, और ऊपर 9, 8 और 6 बचा है। अगर 9, 8 और 6 की हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 432। क्या आएगा, 432। और बटे में नीचे क्या बचा है, 10 बचा है। इसे पॉइंट में बनाएंगे तो क्या बनेगा, 43.2 ये बनेगा बिल्कुल। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 43.2 आएगा। अब जो हमारा आंसर आया है इसे हमें 100 से माइनस कर देना है, बस आपको यही करना है, 100 से माइनस करना है। 43.2 को 100 से माइनस करो तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 56.8। यही आपको हर एकल छूट वाले क्वेश्चन में कर देना है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% बिल्कुल सही जाएगा। तो 56.8% हमारी एकल छूट होगी, वो इन तीनों छूट के बराबर होगी, तो यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचभुज के सभी अंतःकोणों के योग क्या है, यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि 2n-4 ब्रैकेट 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, कहीं लिख रहे हैं तो लिख लेना। कोई भी किसी भी भुज का आपको अगर अंतःकोणों का योग निकालना है तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ n का मान जो होता है, n का मान क्या है, n है उसकी भुजा। भुजा कितनी है, पंच यानी 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ब्रैकेट 2 × 5 और -4 और ब्रैकेट बंद 90। 90 क्या है, डिग्री है। अब देखो हमें पहले क्या है, बोर्ड मास भैया को फॉलो करना है। बोर्ड मास भैया ने हमें से कहा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, और ब्रैकेट के अंदर भी हम मेरा ही रूल जो है वो अप्लाई करो कि पहले मल्टीप्लाई करो। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ गुणा का साइन आ जाएगा और 90 आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, 9×6 = 54, तो यानी 540 हमारा आंसर निकला। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है।
आप कोई सा भी किसी भी भुज का अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक वस्तु 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रेता 6 रुपये 72 पैसे अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो 5% हानि है, अगर 100 रुपये पर 5% हानि होती तो कितनी होती भाई? 95 रुपये बैठता ना हमारा हिसाब। तो 5% हानि यानी 5 रुपये की हानि होती है, यानी 100 में से 5 गए तो 95 बैठता। और 5% लाभ होता तो क्या होता? लाभ होता तो हम वो 105 में बेची जाती। तो 95 और 105 के बीच में कितना अंतर है, यानी कितने का गैप है? तो वो 10 का गैप है, यानी 95 और 105 के बीच में 10% का गैप है पूरा। ठीक है, 10% का गैप है, यानी किसी संख्या का 10% जो है वो है 6.72 है। वो संख्या ज्ञात करो। भाई ये 10/100 हो जाएगा। अब 100 उधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी 6.72 गुणा 100 और बटे में ऊपर वाला 10, और यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ भी लगा दिया क्या? 100 से 100 घटा, और बस इसे 672 को 10 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा? 67.2 आएगा। तो यानी ऑप्शन जो है वो डी ही हमारा बिल्कुल सही है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे कि डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। तो बस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जिस पक्षी विहार की स्थापना की गई वह है नवाबगंज पक्षी विहार, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा, या फिर हम कह सकते हैं कि बी हमारा बिल्कुल सही है। यह उन्नाव में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम का विलोम शब्द है स्वनिर्मित, प्राकृतिक, स्वाभाविक या स्वचलित? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि कृत्रिम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राकृतिक, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, या उपयुक्त वाक्य कौन सा है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ? तो मैं तुम्हें खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए जो उपयुक्त वाक्य होगा वो होगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम सारे के सारे। ठीक है, क्या है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगर बात करें केर बेर के संग की, तो भाई देखो विरुद्ध स्वभाव वाले जो व्यक्ति है उनका साथ मिलना वो होता है केर बेर का संग। और दुष्टों की प्रवृत्ति जो है वो एक जैसी होती है, उसका जो उसके लिए जो सही मुहावरा है वो है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को, उद्योग को, व्यापार को या वाणिज्य को? देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से कब तक? 1956 तक थी। ठीक है, तो उसमें जो प्राथमिकता दी गई थी जिस पर, वो है कृषि, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना है। ठीक है, जरूर बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग का प्रश्न है कि सही उत्तर दीजिए। यदि राज बराबर 29 तो एजुकेशन बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर तो भैया देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते, बस आपको सोच से परे जाना है। देखो राज, आर की बात की जाए, देखो वर्ड टू वर्ड लो। ठीक है, आर दे रखा है हमें, आर का जो नंबर है वो कौन सा है? वो है 18। ठीक है, उसके बाद ए किस नंबर पर आता है? एक पहले नंबर पर ही आता है। ठीक है, ए कि ए पहला ही नंबर है। और जे जो है उसका नंबर है कौन सा? 10वां। तो जे जो है वो 10वां नंबर है। तो 18 और एक 19 और 10 29 हो गया, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 29 है। ऐसे ही एजुकेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर है। बिल्कुल जरूर बताना है। आपकी थियरी कैसी है बिल्कुल इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी। ठीक है,
बस आपको ध्यान से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। अभी की बात कर रहा है कि अभी जो है वो पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, और 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आज की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो आज पुत्र की आयु कितनी है? भाई एक तो है पिता, एक है पुत्र। ठीक है, कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। पुत्र की आयु अगर x है तो पिता क्या हो गया? 2x हो गया। 20 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 20 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, यानी 20 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है कि 2x प्लस 20 हो जाएगा। और जो पुत्र की आयु है, अब पूछा गया है क्या कि पुत्र की आज की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आज की आयु क्या थी? x थी, तो x की 3 गुनी यानी 3x हो गई। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 2x इधर पहुंच जाएगा तो x बचेगा। भाई x बचेगा ना, 2x उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो 3 में x में से 2x गया तो यहाँ x का मान बचेगा ना, सीधा 20 आएगा। तो x का मान 20 है। x क्या था? x पुत्र की वर्तमान आयु थी x। ठीक है, तो बस पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी? वो होगी 20। जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो कौन सी होगी? वो होगी 20। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी। तो यही प्रश्न जो थे वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो सी टेट हो, पैट हो, यूपी टेट हो, टैट हो। मैंने सब में से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे। ठीक है, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब के मैंने से सब में से टॉप क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपको पता होने चाहिए, तो उनमें से टॉप क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे। और आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्कोर क्या रहा, बिल्कुल अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि स्कोर कितना रहा। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अपनी तैयारी को खुद चेक करें, मैं आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।